नमस्कार, मैं एडी महेश। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का पाठ 9 शासक और इतिवृत्त। मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी। जब भी मुगल शासकों के बारे में बातचीत चलती है तो हमें हमेशा एक विशाल और बड़े ही विजयी शासकों के बारे में पता चलता है। और यही उन शासकों का भी मानना था कि हमारी जो वीर गाथा है हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी पता लगना चाहिए। जिस कारण उन लोगों ने, मुगल के जितने भी शासक थे, उन्होंने ये चाहा कि उनकी पीढ़ियां उनके इतिहास को पढ़े। इसलिए उन्होंने अपने दरबार में इतिहासकारों को इतिहास लिखने के लिए काम सौंपा। और यही इतिहास आगे चलकर अंग्रेजों के लिए एक खजाने का रूप में मिला। क्योंकि अंग्रेज जब भारत आए तो अंग्रेजों को ये लगता था कि हम भारत के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब उनको ये दिखा कि मुगलों के पास जो इतिहास था वो भारत के एक खजाने के रूप में था उनके लिए, क्योंकि उनको हर चीज उसके अंदर प्राप्त हुई जो वो चाहते थे। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं मुगलों के बारे में और मुगल के शासकों के बारे में। पहला टॉपिक, मुगल शासक और उनका साम्राज्य। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि मुगल का नाम कैसे पड़ा। अगर हम लोग कहें कि मुगल का नाम मंगोल से निकला हुआ एक शब्द है, जो कि मंगोल के द्वारा इसका जन्म हुआ। क्या लेकिन उस वक्त के जो राजा थे या उस वक्त के जो शासक थे, क्या वो अपने आप को कभी मुगल कहना पसंद करते थे? ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि ये लोग अपने आप को तैमूरी वंशज के कहते थे, क्योंकि इनके पिता पक्ष के लोग, यानी कि इनके पिता के पक्ष के लोग तुर्क शासक तिमूर के वंशज थे। उसी तरफ अगर दूसरी तरफ हम बात करें, जो बाबर हैं, बाबर के माता के पक्ष के लोग चंगेज खान, जो कि मंगोल से संबंधित रखते थे, उनके संबंधी थे। तो इनका नाम धीरे धीरे इसी नाम से, मंगोल से निकलकर मुगल पड़ गया। अब सबसे बड़ी बात ये थी, क्या ये मुगल जो थे ये मंगोलों को पसंद करते थे? ऐसा भी नहीं था, क्योंकि जो भी मुगल थे ये कभी भी मंगोलियों को पसंद ही नहीं किया करते थे। उनका हमेशा से ही बुराइयां ही किया करते थे। तो इनका नाम मुगल कैसे पड़ गया? अब ये भी एक प्रश्न है। अगर हम इसके अंदर बात करें कि अगर मुगल नाम इनका कैसे पड़ा, तो यूरोपियन परिवार जब भी भारत के राजाओं के बारे में कहानियां बताया करते थे तो मुगल नाम का ही प्रयोग किया करते थे। और यही नाम आगे चलकर इनका नाम मुगलों के इस तरह से ही चलना शुरू हो गया। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले शासक, जो कि मुगल शासक थे, उनके बारे में, जो कि जहीरुद्दीन बाबर थे। जहीरुद्दीन बाबर एक्चुअल में वो मध्य एशिया में उज्बेकों के पास में, उज्बेक जो थे वो उनके विरोधी थे। उन्होंने मध्य एशिया के वहां से उनको भगा दिया। भगाने के बाद वो जाकर काबुल में बस गए, जो कि 1526 में जब उन्होंने देखा कि उनके सदस्य, जो उनके दल के सदस्य थे, उनकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रहे हैं या उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उन्होंने संसाधन और क्षेत्र के खोज में वो लोग भारत के उपमहाद्वीपों की तरफ चल पड़े। और वो 26 के बाद वो इधर ही आ गए। फिर उनके बाद हमारे आए नसरुद्दीन हुमायूं। ये उनके उत्तराधिकारी थे, बाबर के उत्तराधिकारी। बाबर के उत्तराधिकारी 1530 से लेकर 1540 तक, और उसके बाद 1555 से लेकर 56 तक इन्होंने शासन किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका शासनकाल जो है वो 2 बार है, 2 बार लिखा के, 1530 से 1540। इसमें ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके जो विरोधी थे, इन्होंने जब अपनी युद्ध लड़ाई करी तो ये जो शासक थे शेरशाह सूरी, उनसे ये हार गए और इनको सवाफियों के पास में, उनके दरबार में ही रहना पड़ा कुछ सालों के लिए। लेकिन 1 साल के बाद नसरुद्दीन हुमायूं ने हरा दिया शेरशाह सूरी को। जब उन्होंने शेरशाह सूरी को हरा दिया, हराने के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मुगल शासक के सबसे बड़े और सबसे महान शासक जलालुद्दीन अकबर को शासक बनाया गया, और यही एक सबसे बड़े शासक के रूप में और महान शासक के रूप में दिखाई पड़े। इसके पीछे रीजन ये था, या इसके पीछे कारण ये था, अगर हम लोग बात करें तो इसके पीछे ये माना गया कि ये
इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन्होंने हिंदू पर्वतों पे भी अपना अधिकार जमाया या अधिकार पाया भी ये कह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने आने वाले उज़्बेकों से, ईरान के जो दूसरे राजा थे, उनके शासन का, उनकी जो योजनाएं थी जो कि भारत तक आती थी या वो हमें इनको हराने के लिए, मुगलों को हराने के लिए जो योजनाएं बनाती थी, उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और ये पूरी तरीके से यहाँ पर सबसे बड़े शासक के रूप में साबित हुए। उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये तीन ऐसे शासक हुए जो कि बहुत बड़े अधिकारी बने, यानी उत्तराधिकारी, ऐसे उत्तराधिकारी जो कि अपने आप को समर्थ और बहुत बड़े राजा साबित कर पाए। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और शासक नहीं हुआ, इनके अलावा और भी शासक हुए, लेकिन उन्होंने अपने सीमा क्षेत्र को बढ़ाने में तो बहुत धीमी गति करी, यानी कि उनको बढ़ाने में बहुत कम समय लिया। कम समय मतलब कहने का मतलब है कि धीरे धीरे मतलब बढ़ाना शुरू किया, बहुत ज़्यादा मतलब ना करते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने अंदर, अपने क्षेत्रों में बढ़ाना शुरू किया था। इन तीनों के ही शासन काल में हम लोगों को ये देखने को मिला कि इन्होंने अपने कर धन का इस्तेमाल कैसे करना है, उनका निर्माण कैसे करना है, या एक तरह से कहें तो शासन निर्माण का पूरा सुचारू रूप इन्होंने इसी काल में ही पूरी तरीके से किया था, जो कि पूरी तरीके से केंद्रित था दरबार पे, यानी कि शासन दरबार के ऊपर। इसके बाद धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ती गई, लेकिन अब यहाँ पर क्या था कि इनका जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इनके कोई ऐसे उत्तराधिकारी नहीं बन पाए जो कि इस शासनकाल को बहुत अच्छे से आगे की तरफ ले जा सके। अब ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जैसे आगरा, दिल्ली और लाहौर जैसे बड़े बड़े जो राज्य थे, यानी कि जो कि बहुत बड़े विशाल राजधानी थे, अब वो सिमट कर सिर्फ क्षेत्र राजधानी ही बनकर रह गए थे। अब उसके बाद यहाँ पर 1857 में बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से उखाड़ फेंका और यहीं पे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अब हम इसका पार्ट, अगला भाग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।